नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने से YouTube चैनल पर। दोस्तों, एनसीईआरटी के तारतम्य कक्षा 8 के पाठ्यक्रम को हम लगातार पढ़ते जा रहे हैं और इसी पाठ्यक्रम में आज पॉलिटिकल साइंस यानी सामाजिक एवं राजनीतिक विज्ञान के तीसरे चैप्टर में हम जानेंगे आज अध्याय 1 के बारे में। यह अध्याय 1 हमें पढ़ाएगा भारतीय संविधान के बारे में। दोस्तों, इस संविधान के चैप्टर को पढ़ाने से पहले मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि ज़िंदगी में कुछ बनना है, कुछ हासिल करना है तो सबसे पहले अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ज़रूरी है। मैं आज ये बात इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि हम क्या करते हैं कि जनरली पढ़ाई के लिए हमारे जो तर्क हैं, सोचना और हमारी चीज़ों को समझने के बारे में हम काफ़ी प्रयत्न करते हैं कि हम अपने माइंड को सेट करने की कोशिश करते हैं। हम बहुत से लोगों के वीडियो देखते हैं जो आईएएस आईपीएस बने हुए हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे एग्जाम क्रैक किए हुए हैं। उन सभी की तरफ से अगर किसी चीज़ को अगर गौर करने लायक अगर बात रहती है तो उनको अगर आपने कभी जाना हो तो आपने एक बात हर व्यक्ति के मुंह से सुनी होगी। वो हर शख्स जो भी आज ऊंचाइयों पर है वह एक बात हमेशा कहता है, अनुशासन में रहिए और नियम बना लीजिए। जी हाँ, अनुशासन में रहना और नियम बना लेना लाइफ के लिए बस एक वो बात है जिसमें ना ही किसी के नोट्स की ज़रूरत है, हमें ना ही हमें ज़िंदगी में किसी की ज़रूरत है। हमें हमारे सिर्फ और सिर्फ अपने नियम और अपने अनुशासन की ज़रूरत है। जो हमने हमारा नियम बना लिया, हमने हमारा अनुशासन बना लिया और हम अगर अपने उस कंफर्ट जोन से बाहर निकल गए ना एक बार, तो फिर ज़रूरत नहीं है कि कोई हमें बहुत सारे नोट्स दे दे या हम किसी के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाएं कि हमें एक बार अच्छे नोट्स मिल जाते या हम कुछ मतलब जानते नहीं, हम पढ़ लेते, हम जान लेते, कोई हमें सिखा देता। नहीं दोस्तों, गुरु इंसान का सबसे पहले वो स्वयं होता है। ज़रूरत है, ये बात बिल्कुल सब जानते हैं कि किसी इंसान की गुरु होने की ज़रूरत है। पर ऐसे भी लोग थे जिन्होंने अपने आत्म संयम के बल से एक पत्थर की मूर्ति बनाकर स्वयं को गुरु बना लिया और उस स्वयं के गुरु को एक बात में समझा दिया कि अनुशासन ज़रूरी है और खुद के लिए नियम ज़रूरी है। और जिस दिन उनने ये बात बना ली, बस किसी एक चीज़ को कंसंट्रेट होकर देख लिया और उनसे बोल दिया कि अब मैं ये करूँगा, और उस पत्थर की मूर्ति को बता देने के बाद उससे कमिटमेंट कर लिया कि आज से आप देखो मैं ये करके दिखाता हूं। और वही दिन के बाद आज के दिनों तक हम उन शख्सों को हमेशा याद करते रहते हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं उसी एकलव्य की, जिसने आज तीर चलाने के न जाने कितने नए तरीके निकाल डाले। जिस व्यक्ति का अंगूठा निकाल लिया गया हो, उससे अंगूठा मांग लिया गया हो, छल के द्वारा अंगूठा मांग लिया गया हो, उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा मांग लिया गया हो, सोचिए उस व्यक्ति के ऊपर क्या गुजरी होगी। पर स्वयं पर कमिटमेंट और स्वयं पर विश्वास एक नई भावना और एक नई चेतना को जन्म देता है। और उसी नियम और उसी अनुशासन से उस व्यक्ति ने दो उंगली से, जी हाँ, दो उंगली से तीर चलाने की वो परिभाषा सिखा दी जिसे आज भी दुनिया के बड़े बड़े तीरंदाज करते हैं। तो बस इन्हीं बातों को मैं आप सभी के सामने रखना चाहता था और इसी भावना के साथ अपने लाइफ के कुछ गोल अचीव करने के लिए उन्हें लिख दीजिए, बड़े शब्दों में सामने लिख दीजिए और उन पर कमिटमेंट रख दीजिए कि हाँ तुझे पाना है, हाँ यही मेरी मंजिल है। बस वहीं से शुरुआत होगी आपकी। तो शुरू करते हैं हम हमारे भारतीय संविधान के चैप्टर को। इस अध्याय में हम फुटबॉल के खेल से अपनी इस बात को शुरू करेंगे। आप में से ज़्यादातर बच्चों ने इस खेल के बारे में ज़रूर सुना होगा, बहुतों ने खेला भी होगा। जैसा कि इसके नाम से ही अंदाजा हो जाता है कि यह खेल पैरों से खेला जाता है। फुटबॉल का एक नियम यह है कि गोलकीपर के अलावा और कोई खिलाड़ी गेंद को बाहों से नहीं छू सकता। अगर किसी खिलाड़ी की बाह गेंद को छू जाती है तो उसे फाउल या गलत माना जाता है। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर खिलाड़ी फुटबॉल को हाथ से लेकर एक दूसरे को थमाने लगे तो खेल को फुटबॉल नहीं माना जाएगा। इसी तरह हॉकी या क्रिकेट आदि दूसरे खेलों के भी पीछे तय नियम होते हैं। इन नियमों से खेल को परिभाषित करना और अलग अलग खेलों के बीच फर्क करने में मदद मिलती है। इन खेलों की तरह हर समाज के भी कुछ हर समाज के भी क्या होते हैं, मूलभूत नियम होते हैं। उन नियमों को हम क्या करते हैं, समझते हैं, जानते हैं, है ना।
उन नियमों के मतलब मूलभूत नियमों के कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स को हमारे जीवन में अपनाने के लिए, उन समाज को अपनाने के लिए क्या किए गए हैं, कुछ दायरे बनाए गए हैं। उन्हीं से समाज का स्वरूप तय होता है और अलग अलग समाजों के बीच क्या होते हैं, फर्क पता चलता है। बड़े समाज में कई अलग अलग समुदाय के साथ रहते हैं, मतलब बड़े समाजों में कई अलग अलग समुदाय एक साथ रहते हैं, मतलब एक बहुत बड़ा समाज है तो उसमें क्या होते हैं, अलग अलग समुदाय एक साथ रहते हैं। वहां नियमों को आम सहमति के जरिए तय किया जाता है, मतलब हमारे आम सहमति से हम क्या करते हैं, अपने नियमों को बना लेते हैं। तब वो जो समाज है अलग अलग समुदाय से क्या होता है, अपनी सहमति से जो नियम बना लेता है। आधुनिक देश में यह सहमति आमतौर पर लिखित रूप में पाई जाती है, मतलब आज के जो आधुनिक देश हैं उसमें जो यह सहमति है कि हम किन नियमों को मानेंगे और किन नियमों के बारे में हम उल्लेख करेंगे, इन सभी चीजों को लिखित रूप में पाई जाती है। जिस दस्तावेज में हमें यह नियम मिलते हैं उसे ही संविधान कहा जाता है। तो संविधान का जो परिप्रेक्ष्य है अगर उसमें देखा जाए तो आज हमारे देश में जो संविधान है वह लिखित संविधान है, और उसी लिखित संविधान में हर एक बात को प्रॉपर तरीके से लिखा और सख्ती से पालन करने के लिए कहा जाता है, और उन्हीं नियमों के तहत हर एक भारतीय नागरिक उससे कमिटेड रहता है और उसे उसे करने के उन नियमों को पालन करने के लिए सख्ती से पेश भी आया जाता है। कक्षा 6 और 7 में भी सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों में हम भारतीय संविधान पर चर्चा कर चुके हैं। इन किताबों को पढ़कर क्या कभी यह सवाल आपके भीतर पैदा हुआ है कि हमें संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है? क्या आपने यह जानने की कोशिश की कि संविधान कैसे लिखा गया या उसे किसने लिखा? इस अध्याय में हम उन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे और भारतीय संविधान की मुख्य बातों पर ध्यान देंगे। ये बातें भारतीय लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण है। इस पुस्तक में विभिन्न अध्यायों में इनके से कुछ बातों पर विशेष जोर दिया गया है। किसी देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है, मतलब अगर हमारे देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है या किसी भी देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है, इस बात के लिए क्या जरूरी है। देखिए यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है, अपन इस चित्र के बारे में देखिए, एक असेंबली का चित्र है। अब इसके बारे में जरा जानते हैं। सन 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया। कब किया था? सन 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अधिकृत नीति में शामिल किया। केवल भारतीयों को लेकर बनने वाली एक स्वतंत्र संविधान सभा की यह मांग दूसरे विश्व युद्ध के दौरान और तेज हो गई और अंततः दिसंबर सन 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। पृष्ठ क्रमांक 2 पर दिए गए चित्र में संविधान सभा के कुछ सदस्यों को दर्शाया गया है। दिसंबर सन 1946 से नवंबर 1949 के बीच संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान का एक प्रारूप तैयार किया। 150 साल की अंग्रेजी हुकूमत के बाद भारतीयों को आखिरकार अपनी निर्यात और भविष्य तय करने का मौका मिला था। संविधान सभा के सदस्यों ने स्वतंत्रता संघर्ष के उपजे महान आदर्शों को ध्यान में रखते हुए इस काम को गंभीरता से अंजाम दिया। संविधान सभा के कामों के बारे में आप इस अध्याय में आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे जो चित्र दिया गया है उसमें बगल में दिए गए चित्र में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा को क्या कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या कर रहे हैं, संविधान सभा को संबोधित कर रहे हैं। और यहाँ से हम आगे अब बढ़ते हैं तो जानते हैं कि किसी देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ी। आज दुनिया में ज्यादातर देशों के पास अपना संविधान है। आमतौर पर सभी लोकतांत्रिक देशों के बारे में उम्मीद की जा सकती है उनके पास संविधान जरूर होगा, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि जिन देशों के पास अपना संविधान होते हैं वे सभी लोकतांत्रिक देश ही होंगे। संविधान कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है। पहला यह दस्तावेज उन आदर्शों को संबद्ध सूत्र करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सकते हैं। यानी संविधान ही बताता है कि हमारे समाज का मूलभूत स्वरूप क्या होगा। देश के भीतर आमतौर पर कई समुदाय रहते हैं और उनके बीच कई बातें समान होती हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वे सारे मुद्दों पर एक दूसरे से सहमत हों। संविधान नियमों का एक ऐसा समूह है जिसका एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते हैं।
और इसके जरिए ना केवल यह तय करते हैं कि सरकार किस तरह की होगी, बल्कि उन आदर्शों पर भी साझी समझ विकसित करते हैं जिनकी हमेशा पूरे देश की रक्षा की जानी चाहिए। तो यहां हमने ये जाना कि किसी भी देश के संविधान की जरूरत क्यों पड़ी। अगर संविधान नहीं होगा किसी भी देश का तो क्या होगा, उनके पास किसी भी मतलब मूलभूत क्या होंगे, कुछ तथ्य नहीं होंगे ना, उनके स्टेप चाहिए। हर एक चीज को बनाने के लिए नींव की आवश्यकता होती है और संविधान देश की नींव होती है जिससे पूरे देश को चलाया जाता है, सूत्रबद्ध किया जाता है। यह दस्तावेज एक आदर्श सूत्रबद्ध होता है जिसके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा के अनुसार, अपने सपनों के अनुसार रच सकता है। यदि यही यानी संविधान बताता है कि समाज का मूलभूत स्वरूप क्या हो। देश के भीतर आमतौर पर कई समुदाय रहते हैं और इनके बीच कई बातें समान होती हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि सारे मुद्दों एक दूसरे से सहमत हों। लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते हैं। इसके जरिए न केवल तय करते हैं कि सरकार किस तरह की होगी, बल्कि उन आदर्शों को भी साझी समझ विकसित करते हैं जिनकी हमेशा पूरे देश की रक्षा की जानी चाहिए। अब अगर यहाँ पर छोटा एक एग्जाम्पल लिया जाए, मान लीजिए कि अगर संविधान नहीं होता और किसी एक मुद्दे पर किसी पर हम अपनी बात राय रखते चार लोगों या मतलब एक समाज के बीच में, तो क्या सभी लोग उस मुद्दे पर हाँ कर देते? नहीं, कुछ लोग उसके फेवर में होते और कुछ लोग उसके क्या होते, अगेंस्ट होते, और कुछ लोग इस चीज को ना के बराबर भी तजुर्बो नहीं देते और कुछ हो सकता है इससे मतलब ही नहीं रखते। पर ऐसी स्थिति में उस सही और गलत की सूची ना बनने पर क्या होता, विवाद होते और उन परेशानियों का जन्म होता जिनकी अनायास जरूरत ही नहीं थी। पर अगर वही बात सारे लोगों को बता दी जाए कि यह हमारा संविधान है और इसमें साफ साफ लिखा है कि सभी लोग बराबर हैं और सबको समानता का अधिकार है, तब यह बात क्या हो जाती है, सर्व रूप से व्यापी हो जाती है और हमें ऐसी बातों को मानने के लिए बाध्य किया जाता है कि यही हमारे देश की रचना है और इसी रचना के अनुसार सबको चलना है। तब सभी लोगों के मत क्या हो जाते हैं, उन चीजों को मानने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और जब ये चीजें मजबूर करके आपको आपके हक को दिलाने के लिए आगे बढ़ती हैं, तभी एकता नजर आती है और बाद में इन चीजों को सभी चीजों के लिए जोड़ा जाता है। जैसे आज हमारे देश को समानता का अधिकार है, संप्रभुता का अधिकार है, धर्मनिरपेक्षता का अधिकार है और कई बहुत सारे अधिकार है, हम आगे पढ़ेंगे। पर उन सभी का वर्चस्व क्या है, यह वर्चस्व उन सभी के लिए है जो अपने अधिकारों को नहीं पहचानते हैं और अपनी जानकारियों को नहीं रखते हैं। उन सभी तक उन चीजों को पहुंचाने के भाई साहब, आपको भी जीने का अधिकार है, आपको भी पढ़ने का अधिकार है। ठीक है, तो इन बातों का क्या मतलब है यह समझने के लिए आइए दो बिल्कुल अलग अलग परिस्थितियों पर गौर करें। दोनों घटनाएं भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित नेपाल की ताजा इतिहास की घटना है। समाचार पत्रों के माध्यम से ऊपर दी गई खबरों में बताया गया है कि नेपाल के लोगों ने हाल ही में एक अंतरिम संविधान को मंजूरी दी है। आपने पढ़ा होगा ये चीज, है ना, अंतरिम संविधान को मंजूरी दी है। सवाल यह उठता है कि जब नेपाल में पहले से ही संविधान था तो उसे नए संविधान की जरूरत क्यों पड़ी। इसका कारण यह है कि कुछ समय पहले तक नेपाल एक स्वतंत्र था, एक राजतंत्र था। मतलब कुछ समय पहले तक क्या था, नेपाल एक राजतंत्र था, वहां राजा का शासन था। और सन 1990 के में बना नेपाल का पिछला संविधान इस सिद्धांत पर आधारित था कि शासन की सर्वोच्च सत्ता राजा के पास होगी। नेपाल में कई लोग कई दशक से लोकतंत्र की स्थापना के लिए जन आंदोलन करते चले आ रहे हैं और इसी संघर्ष के फलस्वरूप सन 2006 में आखिरकार उन्हें राजा की सत्ता को खत्म करने में कामयाबी मिल गई और अब नेपाल के लोग लोकतंत्र के रास्ते पर चलने चाहते हैं। इसके लिए उन्हें एक नया संविधान चाहिए। वे पिछले संविधानों को इसलिए नहीं अपनाना चाहते क्योंकि उसमें वे आदर्श नहीं हैं जो नेपाल के लिए चाहते हैं, जो नेपाल के लोग चाहते हैं, वे जिनके लिए वे लड़ते आ रहे हैं। जिस तरह फुटबॉल के खेल में नियम बदलते हैं, बदलते ही खेल बदल जाता है, उसी तरह नेपाल को भी राजतंत्र की जगह लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था पर चलने के कारण अपने सारे नियम बदलने होंगे ताकि एक नए समाज की रचना की जा सके। यही कारण है कि नेपाल के लोग अपने देश के लिए एक नया संविधान बना रहे हैं। ऊपर के चित्र में साथ दिए गए अंश में लोकतंत्र के नेपाल के संघर्ष के बारे में बताया गया है। संविधान का दूसरा मुख्य उद्देश्य होता है कि देश की राजनीतिक व्यवस्था तय करना। क्या तय करना? देश की राजनीतिक व्यवस्था तय करना। पहला उद्देश्य क्या होता है? सभी लोगों तक लिखित दस्तावेज होकर सभी लोगों को इस बात की जानकारी देना, अपने लोकतंत्र होने का एक प्रमाणित होना लिखित होके। और दूसरा यह है कि राजनीतिक व्यवस्था को तय करना, है ना, सॉरी,
संविधान का दूसरा मुख्य उद्देश्य क्या होता है? देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करना। नेपाल के पुराने संविधान में कहा गया था कि देश शासन की बागडोर राजा और मंत्रिपरिषद के हाथ में रहेगी, और जिन देशों ने लोकतांत्रिक शासन पद्धति या राज व्यवस्था चुनी है वह निर्णय प्रक्रिया में के नियम तय करने में संविधान बहुत अहम भूमिका अदा करता है। लोकतंत्र में हम अपने नेता खुद चुनते हैं। इससे पहले हम जरा ऊपर की तरफ चलते हैं, यहाँ जो चीज हमने छोड़ी, यहाँ देखो, ये जो एक चित्र दिख रहा है इसमें नेपाल के, अभी अपन ने जो पढ़ा, राजतंत्र से लोकतंत्र में बदलने के लिए लोगों के द्वारा किया गया जनसंघर्ष है। नेपाल में लोकतंत्र के लिए कई जन संघर्ष हो चुके हैं। सन 1990 में हुए संघर्ष के बाद लोकतंत्र की स्थापना हुई और यह लोकतांत्रिक व्यवस्था सन 2002 तक यानी 12 साल कायम रही। सन 1990 से लेकर सन 2002 तक ये लोकतंत्र की स्थापना हुई और लोकतांत्रिक व्यवस्था 12 साल तक कायम रही। और अक्टूबर 2002 में राजा ज्ञानेंद्र ने गांवों में माओवादी संगठन के बढ़ते प्रभाव का बहाना बनाकर सेना की मदद से सरकार के विभिन्न कामों को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। और फरवरी सन 2005 में राजा ने शासन की बागडोर पूरी तरह से अपने हाथों में ले ली और नवंबर 2005 में माओवादियों ने अन्य राजनीतिक दलों के साथ एक 12 सूत्री समझौते पर दस्तखत किए। इस समझौते में आम लोगों को लोकतंत्र और अमन चैन बहाल होने की उम्मीद दिखाई दे रही थी। लोकतंत्र के लिए चल रहा यह जन आंदोलन 2006 तक अपने शिखर पर पहुंच चुका था। आंदोलनकारियों ने राजा की ओर से दी गई छोटी मोटी रियायतों को नामंजूर कर दिया और आखिरकार अप्रैल 2006 में राजा को तृतीय संसद बहाल करके राजनीतिक दलों को सरकार बनाने का मौका देना पड़ा। और सन 2007 में नेपाल ने अंतरिम संविधान बनाया और उसके मुताबिक शासन चलाया। और सन 2006 में लोकतंत्र की मांग को लेकर चलने वाले जनतांत्रिक आंदोलन के दृश्य ऊपर के चित्रों में आपके सामने प्रस्तुत हैं। अपने शिक्षक के साथ चर्चा करें और मूलभूत यानी कॉन्स्टिट्यूटिव शब्द से आप क्या समझते हैं? अपने रोजमर्रा के जीवन के आधार पर मूलभूत नियमों का एक उदाहरण दें। नेपाल की जनता एक नया संविधान क्यों चाहती थी? भाई अपने राजा के ये जो राजतंत्र है उससे फ्री होना चाहती थी और इसीलिए वो लोकतंत्र चाहती थी। लोकतंत्र की व्यवस्था हमारे द्वारा स्वयं चुने गए उम्मीदवार पर डिपेंडेंट होती है और हम उससे अपने कार्यों को कराने के लिए आग्रह करते हैं और उसको इसीलिए चुनते हैं ताकि वह हमारे बीच में होकर हमारे ही कार्यों को सपोर्ट कर सके। लोकतंत्र में हमें अपना नेता खुद चुनते हैं ताकि हमारी ओर से वे सत्ता की जिम्मेदारी को के साथ इस्तेमाल कर सकें, है ना, हमारी ओर से वे सत्ता का जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल कर सकें। फिर भी इस बात की संभावना हमेशा रहती है कि ये नेता सत्ता का दुरुपयोग कर सकते हैं। इसके तहत इस तरह की विकृतियों से बचाव का उपाय संविधान में मिलता है। राजनेताओं द्वारा सत्ता के इस दुरुपयोग से लोगों के साथ भारी अन्याय हो सकता है। इसका एक उदाहरण नीचे दी गई चित्रकथा पट्ट में देखा जा सकता है। सुरेश अपनी कक्षा का मॉनिटर है। वह दबंग किस्म का लड़का है। उसके सहपाठी भी उसे पसंद नहीं करते। क्लास टीचर श्रीमती राव अचानक किसी काम से बाहर जाना चाहती थी। वह सुरेश को सब बच्चों को ख्याल रखने के लिए बोलकर चली जाती हैं। सुरेश मौके का फायदा उठाता है और अनिल को तंग करने लगता है। अनिल, आज मैं राव मैडम से तुम्हारी शिकायत करने वाला हूँ। लेकिन मैंने किया क्या है? श्रीमती राव के लौटने पर, जब आप कक्षा से बाहर गई थीं तो अनिल शोर मचाकर सबको परेशान कर रहा था। उसने मेरी बात भी नहीं सुनी। अनिल, आज तुम्हें पूरी छुट्टी के बाद यहीं रुकना पड़ेगा। तुम आज 100 बार लिखोगे कि मैं मॉनिटर को तंग नहीं करूंगा, लेकिन मैडम मैंने तो कुछ भी नहीं किया। लोकतंत्र समाज में प्रायः संविधान का ऐसे ही नियम तय करता है जिनके द्वारा राजनेताओं के हाथ सत्ता के इस दुरुपयोग को रोका जा सकता है। भारतीय संविधान ने ऐसे बहुत सारे कानून मौलिक अधिकार वाले खंडों में दिए गए हैं। क्या आपको कक्षा 7 की पुस्तिका में दिए गए दलित लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि के अनुभवों की कुछ याद है? उस अध्याय में बताया गया था कि ओम प्रकाश को दलित होने के कारण किस तरह से भेदभाव का सामना करना पड़ा। वहां आपने पढ़ा कि भारतीय संविधान देश के सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार देता है। हमारा संविधान कहता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर देश के किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। इस प्रकार समानता का अधिकार भारतीय स्वतंत्र संविधान के में दिया गया एक मौलिक अधिकार है। मॉनिटर अपनी शक्ति का किस तरह दुरुपयोग कर रहा था? पहली बात,
दूसरी, नीचे दी गई परिस्थितियों में मंत्री को अपनी सत्ता का दुरुपयोग दोषी कहा गया है। पहला, जब वह ठोस तकनीकी कारणों से अपने मंत्रालय के किसी परियोजना को नामंजूर कर दे। दूसरा, जब वह अपने पड़ोसी को अपने सुरक्षा कर्मियों को पिटवाने की धमकी देता है। या तीसरा, जब वह थाने में फोन करके पुलिस अधिकारियों पर दबाव डालता है कि उसके किसी दोषी रिश्तेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज ना की जाए। तो इस तीनों बातों में जो है ये कौन दी गई परिस्थितियों में किस परिस्थिति में मंत्री को अपनी सत्ता का दुरुपयोग का दोषी कहा जाएगा। तो आप इन तीनों परिस्थितियों में से किस बात पर उसको दोषी मानेंगे, आप इसके बारे में कमेंट करके हमें बताइएगा। लोकतंत्र में संविधान का एक महत्वपूर्ण काम यह होता है कि कोई भी ताकतवर समूह किसी दूसरे या कम ताकतवर समूह या लोगों के खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल ना करे। नीचे दिए गए एक चित्रकथा पट में कक्षा के भीतर एक घटना के आधार पर इस बात को समझाया गया है। सुनिए। खेलों की घंटी शुरू होने वाली थी। चलो आज कुछ अलग खेलते हैं, बास्केटबॉल नहीं, हम तो क्रिकेट ही खेलेंगे, ऐसा ग्रुप में लोगों ने कहा। हमें सदा वही करना हम वही खेलेंगे। इसके बाद शिक्षक इस विवाद को हल करने के लिए दोनों पक्षों को हाथ उठाकर अपनी राय बताने के लिए कहते हैं। यहाँ यह तो होना ही था, लड़कों की संख्या कक्षा में ज़्यादा थी। हाँ, हम जीत गए, लड़कों की संख्या ज़्यादा थी, इसलिए ऐसा व्यक्ति ने कहा। हमें सदा वही करना पड़ता है जो लड़के चाहते हैं, क्योंकि उनकी संख्या कक्षा में ज़्यादा है। मैडम को फैसला लेने का कोई और तरीका सोचना चाहिए ताकि हमारी इच्छाओं पर भी गौर किया जा सके। तो ये जो चित्रकथा है, इस चित्रकथा में क्या समझाया जा रहा है, आपने गौर किया? इसमें एक बालिका के द्वारा अपनी बात रखी गई और दूसरी एक बच्चे के द्वारा कहा गया कि हमें क्या खेलना है। दोनों बातों के पक्षों को आप एक बार फिर से देखिएगा। इस तरह के अस्वस्थ हालात लोकतांत्रिक समाज में भी पैदा हो सकते हैं, जहां बहुमत वाला गुट लगातार ऐसे फैसले लागू करता रहता है जिससे अल्पसंख्यकों की सहमति नहीं होती और उनका नुकसान होता है। जैसा कि इस चित्रकथा पट में पता चलता है, बहुमत की निरंकुशता का खतरा हर समाज में बना रहता है। संविधान में दिए गए नियमों में इस बात का ख्याल रखा जाता है कि अल्पसंख्यकों को किसी ऐसी चीज से वंचित ना किया जाए जो बहुसंख्यकों के लिए सामान्य रूप से उपलब्ध है। अल्पसंख्यकों पर बहुसंख्यकों की इस निरंकुशता या दबदबे पर प्रतिबंध लगाना भी संविधान का एक क्या है, महत्वपूर्ण कार्य है। यह दबदबा एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय के ऊपर भी हो सकता है, जिसे सामुदायिक इंटर कम्युनिटी वर्चस्व कहते हैं। या फिर एक ही समुदाय के भीतर कुछ लोग दूसरों को दबा सकते हैं, जिसे अंतः सामुदायिक यानी इंट्रा कम्युनिटी वर्चस्व कहते हैं। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे उपरोक्त चित्रकथा पट में कौन लोग अल्पसंख्यक में हैं? बहुसंख्यक गुट द्वारा लिए गए फैसलों में अल्पसंख्यक गुट किस तरह दबाया जा रहा है? दोनों का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। संविधान क्यों होना चाहिए? चलो इस बात पर चर्चा देखो कि संविधान क्यों होना चाहिए। इसका तीसरा महत्वपूर्ण कारण यह है कि हम खुद को अपने आप से बचा सकें, है ना। हम खुद को क्या कर सकें, अपने आप से बचा सकें। यह बात सुनने में जरा अजीब सी लगती है। दरअसल इसका मतलब यह है कि कई बार हम किसी मुद्दे पर बहुत तीखे ढंग से सोचने लगते हैं। ऐसे विचार हमारे व्यापक हितों के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। संविधान हमें ऐसी भावनाओं से बचाने के में मदद करता है। इसे समझने के लिए नीचे दी गई चित्रकथा पट को एक बार फिर देखें। शबनम दुविधा में है, उसे कुछ तय करना है। कल की परीक्षा के लिए मुझे 2 अध्याय पढ़ने हैं, लेकिन इस समय तो मेरा पसंदीदा टीवी कार्यक्रम आ रहा है, मैं इसे देखे बिना नहीं रह सकती। पर अगर मैं ऐसा करती हूं तो मैं ये दोनों अध्याय नहीं पढ़ पाऊंगी। शबनम, तुम परेशान लग रही हो, क्या बात है? इनके माताजी ने कहा, मुझे यह टीवी कार्यक्रम देखना है, लेकिन कल मेरी परीक्षा भी है। अगर आप लोग टीवी देखोगे तो मेरा भी टीवी देखने का मन जरूर करेगा। मुझे एक बात सूझ रही है, अगर आज की रात कोई टीवी ना देखे तो शायद मेरा भी मन नहीं ललचाएगा। अच्छा हुआ मैंने कल टीवी नहीं देखा। चलो इसके आगे बात का देखें। संविधान हमें कुछ ऐसे फैसले लेने से भी रोकता है जिनसे उन बड़े सिद्धांतों को ठेस पहुंच सकती है जिनसे देश आस्था रखता है। उदाहरण के तौर पर हो सकता है कि लोकतंत्र को मानने वाले अधिकांश लोग गंभीरता से महसूस करने लगें कि दलगत राजनीति यानी पार्टी पॉलिटिक्स बहुत विकृत हो चुकी है।
इसलिए जब चीजों को दुरुस्त करने के लिए किसी तानाशाह को ही शासन सौंप देना चाहिए, है ना, मतलब क्या है, इसलिए अब चीजों को दुरुस्त करने के लिए किसी तानाशाह को ही शासन सौंप देना चाहिए या फौजी शासन हो जाना चाहिए। इस भावना में बहकर लोग बहुधा इस बात को महसूस नहीं कर पाएंगे कि लंबे दौर से तानाशाही शासन तो उनके सारे हितों को तहस नहस कर देगा। एक अच्छा संविधान देश की बुनियाद संरचना को इस तरह से उन्माद से बचाता है। यह ऐसे प्रावधानों को आसानी से पलटने नहीं देता जिनके जरिए नागरिकों को अधिकारों का आश्वासन मिलता है और उनकी स्वतंत्रता की रक्षा होती है। इस चर्चा से आप समझ जाएंगे कि संविधान किसी भी लोकतांत्रिक समाज में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शबनम इस बात पर क्यों खुश हो रही है कि उसने टीवी नहीं देखा? ऐसी स्थिति में आप क्या करते? अच्छा हुआ मैंने कल टेलीविजन नहीं देखा। उन आखिरी 2 अध्यायों में से इतने सारे सवाल आए हैं। तो अब जो ये कहा गया है उसके द्वारा कि अच्छा हुआ मैंने टीवी नहीं देखा, इसका मतलब क्या हुआ कि उसने अपने माँ बाप मतलब अपने पेरेंट्स को भी वो देखने नहीं दिया। पर इस तरीके के जो विचार हैं क्या वो सही थे? इन बातों पर चर्चा कभी कमेंट बॉक्स में करते हैं। आइए इन निम्नलिखित उदाहरणों से जुड़े मूलभूत नियमों से तालिका को भरें। इसके जरिए इस बात को दोहराएं कि लोकतांत्रिक समाजों में संविधान इतनी महत्वपूर्ण भूमिका क्यों निभाता है। उदाहरण और मूलभूत नियम। नेपाल में लोकतंत्र के लिए चले आंदोलनों की सफलता के बाद वहां के लोग एक नया संविधान तैयार कर रहे हैं। मूलभूत नियम ये ऐसे आदर्श हैं जिनसे पता चलता है कि हम किसी तरह की शासन व्यवस्था में रहना चाहते हैं। सुरेश अपनी सहपाठी अनिल को बेवजह परेशान कर रहा था। क्यों कर रहा था? उसका मूलभूत नियम क्या था? क्योंकि वो क्या था, एक मॉनिटर था और कक्षा में उसे क्या मिला हुआ था, एक पद मिला हुआ था जिसका वो क्या कर रहा था, गलत यूज कर रहा था। लड़कियों को बास्केटबॉल खेलने का मौका नहीं मिलता क्योंकि उनकी कक्षा में लड़कों की संख्या ज्यादा है। जी हाँ, यहाँ पर क्या है कि 2 पक्ष बने, इनमें लड़के और लड़कियों के पक्षों में उनसे जब उनकी वोटिंग हुई तो उसमें क्या थे, लड़कों का पक्ष ज्यादा और लड़कियों का पक्ष कम निकलने का कारण अल्पसंख्यक का आना है। मतलब लड़कियां अल्पसंख्यक थी वहां पर और लड़के क्या थे, ज्यादा मात्रा में थे, तो बहुधा मात्रा में जो वोट मिला। ऐसी स्थिति में जो हमने अभी ऊपर पढ़ा कि कभी कभी ऐसे निर्णय भी निकल आते हैं जो ऐसे निर्णय भी हो जाते हैं जो क्या होते हैं, समाज के लिए हर समय ठीक नहीं होते। तो इसीलिए क्या है, समाज को अपने संविधान की आवश्यकता है। शबनम ने टीवी देखने की बजाय अपने अध्याय को दोहराने का फैसला लिया। ये उसका जो आंसर था एक प्रकार से सेल्फ शासन व्यवस्था वाली बात थी कि अगर आप सब टीवी देखेंगे तो हम भी देखेंगे और अगर आप लोग नहीं देखोगे तो मैं पढ़ लूंगी। तो ऐसी स्थिति में क्या आता है कि बच्चों के लिए माता पिता का सेक्रीफाइस होना वहां तक तो ठीक है, लेकिन ऐसी मानसिकता के साथ इस बात को रखना कि मैं ये चीज ऐसा होगा तो वैसा होगा वाली बात पे, तो ये बात ऊपर तथ्यात्मक रूप से दी हुई है कि यदि विचारों की ऐसी गहनता रही तो जिसमें हम चाहते हैं कि राष्ट्रपति शासन या फिर फौजी शासन लगना चाहिए या तानाशाही शासन लगना चाहिए, अगर इस बात की पुष्टि हो गई और ये अगर ऐसा हो गया तो आप सोचिए कि आपके संविधान की कितनी धज्जियां उड़ा दी जाएंगी और आपको आज जो इतने स्वतंत्र होकर अपनी बात को रखने के लिए निष्पक्ष रूप से खड़े होते हैं, क्या आप उस समय इन चीजों को दोहरा पाएंगे? मतलब आपकी बेवकूफी भरा एक क्वेश्चन लिया गया, एक भी प्रश्न या एक भी प्रकार का निर्णय कहीं ना कहीं आपको क्या करेगा, एक बहुत बड़े गड्ढे में डाल देगा, समाज को एक बहुत बड़े गड्ढे में डाल देगा जिससे उभरने के लिए हमें पहले ही 150 साल लग चुके थे। और जैसे तैसे हमारी स्थिति पटरी पर आ रही है और हमारी मानसिकता क्या हो रही है, वापस उसी प्रकार की निश्चय को सोचने की हो रही है। यानी कि हमें आवश्यकता है एक अच्छे समाज में पढ़े लिखी जनरेशन को समझने के लिए जो इस तथ्यात्मक रूप को क्या कर सके, समझ सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए अब भारतीय संविधान के कुछ मुख्य आयामों का अध्ययन करें और इस बात को समझें कि उपरोक्त बिंदु कुछ खास आदर्शों और नियमों को किस तरह से ग्रहण करते हैं। भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण। 20वीं सदी तक आते आते भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कई दशक पुराना हो चुका था। क्या हो गया था? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन बहुत कई दशकों पुराना हो चुका था। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान राष्ट्रवादियों ने इस बात पर काफी विचार किया
कि स्वतंत्र भारत किस तरह का होना चाहिए। मतलब ये काफी विचारक था उस समय कि जब ये आंदोलन चल रहे थे तब स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान राष्ट्रवादियों को इस बात पर काफी विचार किया कि भाई कैसा होना चाहिए हमारे भारत को स्वतंत्र होने के बाद। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत उन्हें जिन नियमों को मानना पड़ता था वे उन्होंने खुद नहीं बनाए थे। औपनिवेशिक राज्य के लंबे औपचारिक शासन ने भारतीयों के सामने इतना जरूर स्पष्ट कर दिया था कि स्वतंत्र भारत एक लोकतांत्रिक अवश्य होना चाहिए। उससे प्रत्येक नागरिक को समान माना जाएगा और सभी को सरकार में हिस्सेदारी का अधिकार होगा। इसके बाद यह तय करना कि भारत में लोकतांत्रिक सरकार का गठन कैसे किया जाए, उसके कामकाज के नियम क्या हो, यह काम किसी आदमी के बस का नहीं था और इसमें लगभग 300 लोगों ने योगदान दिया। और सन 1946 में गठित की गई, कितने लोगों ने, 300 लोगों ने इसमें इस संविधान को बनाने में योगदान दिया और सन 1946 में गठित की गई संविधान सभा के सदस्य थे। भावी संविधान के निर्माण के लिए अगले 3 साल तक संविधान सभा की बैठक होती रही। मतलब जो लोग थे, मतलब जिन्होंने इसमें लगभग 300 लोगों ने योगदान दिया जो 1947 में गठित की गई संविधान सभा के सदस्य रहे थे। भावी संविधान के निर्माण के लिए उनने 3 साल तक संविधान सभा की बैठक होती रही और करते रहे। संविधान सभा के सदस्यों के बीच एकता की एक जबरदस्त भावना थी। भावी संविधान के एक एक प्रावधान पर जमकर चर्चा हुई और सभी लोग सहमति विकसित करने के बारे में गंभीर थे। उपरोक्त चित्र के माध्यम से सरदार वल्लभ भाई पटेल दिखाई दे रहे हैं जो संविधान सभा के एक महत्वपूर्ण सदस्य थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लोग मिलकर हमारे देश का संविधान बनाकर गए हैं जो आज हमारे देश की क्या है, बहुत बड़ी नींव है। ये एक इतिहास का चित्र है जो हमारे जिंदगी में सबसे बड़े अहम पक्ष को रखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के इन सदस्यों के सदस्यों की सामने सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। हमारे देश में कई समुदाय थे जिनकी ना तो भाषा एक थी, ना धर्म था और ना ही एक जैसी संस्कृति थी। वैसे भी जब संविधान लिखा जा रहा था उस समय हमारा देश भारी उथल पुथल से गुजर रहा था। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा लगभग तय हो चुका था। कुछ रियासतें तय नहीं कर पा रही थी कि उनका भविष्य क्या होगा, वे किधर जाएंगे। जनता के सामाजिक आर्थिक स्थिति भयानक थी। संविधान सभा के सदस्य के सामने सारे मुद्दे थे, लेकिन उन्होंने अपने इस ऐतिहासिक दायित्व को बहादुरी से पूरा किया और देश को एक ऐसी कल्पनाशील दस्तावेज दिया जिसमें राष्ट्रीय एकता को बनाए रखते हुए विविधता के प्रति गहन सम्मान दिखाई देता है। उन्होंने जो दस्तावेज तैयार किया उसमें सामाजिक आर्थिक सुधारों के जरिए गरीबी उन्मूलन और जनप्रतिनिधियों के चयन में जनता की महत्वपूर्ण भूमिका पर काफी जोर दिया गया। आगे के हिस्सों में भारतीय संविधान के कुछ मुख्य आयामों का उल्लेख किया गया है। इन बातों को पढ़ते हुए विविधता, एकता, सामाजिक आर्थिक सुधार और प्रतिनिधित्व से संबंधित उपरोक्त चिंताओं को लगातार ध्यान में रखिए जिनमें से इन दस्तावेज को लिखने वाले जूझ रहे थे। इसे समझने की कोशिश कीजिए कि उन्होंने स्वतंत्र भारत को एक शक्तिशाली लोकतांत्रिक समाज बनाने के उद्देश्य को पूरा करने के साथ इन चिंताओं को किस तरह हल किया। संघवाद, फेडरलिज्म, इसका मतलब है कि देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकारों का होना। मतलब संघवाद का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकारों का होना, है ना। जनरली आपने सुना होगा संघवाद यानी कि फेडरलिज्म। इसका मतलब क्या होता है? एक से ज्यादा स्तर की सरकारों का होना। हमारे देश में राज्य स्तर की भी सरकारें हैं और केंद्र स्तर की भी। पंचायती राज व्यवस्था शासन का तीसरा स्तर है जिसके बारे में आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं और कक्षा 7 की किताब में आपने राज्य सरकार के कामकाज को देखा था। इस साल हम केंद्र सरकार के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे। भारत में इतने सारे समुदायों की उपस्थिति का सीधा मतलब यह है कि यहाँ शासन की एक ऐसी व्यवस्था विकसित करनी होगी जिनमें राजधानी दिल्ली में बैठे मुट्ठी भर लोग ही पूरे देश के फैसले ना लेने लगे। इसलिए प्रांतीय स्तर पर भी सरकार की व्यवस्था की गई ताकि इलाकों के हिसाब से अलग फैसले भी लिए जा सकें। भारत के सभी राज्यों को कुछ मुद्दों पर फैसला लेने का स्वायत्त अधिकार है।
राष्ट्रीय महत्व के सवाल पर सभी राज्यों का केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को मानना पड़ता है। कार्यक्षेत्र की स्पष्टता के लिए संविधान के कुछ सूचियां दी गई हैं, जिनमें बताया गया है कि कौन से स्तर की सरकार किन मुद्दों पर कानून बना सकती है, और इसके साथ संविधान यह तय करता है कि प्रत्येक स्तर की सरकार अपने कार्यों के लिए पैसे का इंतजाम कहां से कर सकती है। संघवाद के अंतर्गत राज्य केवल केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि नहीं होता, उन्हें भी संविधान से ही अपनी ताकत और अधिकार मिलते हैं। भारत के सभी लोग इन सभी स्तरों की सरकारों द्वारा बनाए गए कानूनों और नीतियों के अंतर्गत आते हैं। संसदीय शासन पद्धति है ना। इससे पहले इधर पे अपना कुछ छूटा है, अपन इसे देख लें जरा। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। ये उनकी पिक है, उनको आप देख सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर का विश्वास था कि संविधान सभा में उनकी हिस्सेदारी से अनुसूचित जातियों को संविधान के प्रारूप में कुछ सुरक्षात्मक व्यवस्था मिली है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा था कि भले ही कानून बन गए हों, अभी भी अनुसूचित जातियां बेफिक्र नहीं हो सकती, क्योंकि इन कानूनों का संचालन स्वर्ण हिंदू अधिकारियों के हाथों में ही है। इसलिए उन्होंने अनुसूचित जातियों से आह्वान किया कि वे सरकार के अलावा लोक सेवाओं में भी बढ़ चढ़कर शामिल हों। कितनी बढ़िया बात लिखी उन्होंने, और कितनी अच्छी बात कि आप आइए तो सामने। जब तक आप खुद सरकार का एक हिस्सा नहीं बनेंगे, तब तक अपने वर्चस्व को बढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जिन हाथों में सब चीज़ें हैं, उन हाथों से सरकार अपने हाथ में तो लेने की कोशिश करिए, अपना हाथ तो बढ़ाइए, सब मिलकर एक हो जाएंगे, सबकी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। बस हर आदमी को इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, उन बाबा साहेब की बात को समझने का जो मतलब वर्ड्स हैं उनको समझने की आवश्यकता है। जब संविधान सभा ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को स्वीकृति दी, तो सभा के सदस्य ए.के. नैयर ने कहा था कि यह कदम आम आदमी और लोकतांत्रिक शासन की सफलता में गहरी आस्था का द्योतक और इस विश्वास पर आधारित है कि वयस्क मताधिकार के जरिए लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना ज्ञानोदय लाएगी। यह आम आदमी के कुशलक्षेम, जीवन स्तर, सुविधा और बेहतर जीवन की स्थिति को प्रोत्साहन देगी। तो ये किस जगह से लिया गया है, ये आपको दिखाया हुआ है, ठीक है। नीचे दिए गए चित्र को दर्शाया गया है कि लोग अपनी वोट डालने के लिए कतार में खड़े हैं। देखिए बढ़िया, कितना पुराना चित्र है ये, और वोट डालने के लिए लोगों ने क्या है, लाइन से लगे हुए हैं पोल बूथ पर। चलिए अगला पढ़ते हैं अपन, संसदीय शासन पद्धति। सरकार के सभी स्तरों पर प्रतिनिधि का चुनाव लोग खुद करते हैं। कक्षा 7 की किताब में शुरू में कांता की कहानी दी गई थी, जो वोट डालने के लिए कतार में खड़ी थी। भारत का संविधान अपने सभी वयस्क नागरिकों को वोट डालने का अधिकार देता है। संविधान सभा के सदस्य जब संविधान की रचना कर रहे थे, तो उन्हें लगा कि स्वतंत्रता संघर्ष ने भारतीय जनता को वयस्क मताधिकार का प्रयोग करने के योग्य बना दिया है, और उन्हें विश्वास था कि इससे न केवल लोकतांत्रिक सोच व तौर तरीकों का प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि जाति, वर्ग और औरत मर्द के फर्क पर भी आधारित ऊंच नीच की बेड़ियों का भी तोड़ा जा सकेगा। सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब है कि अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों को सीधी भूमिका होती है। इसके अलावा हर व्यक्ति खुद चुनाव भी लड़ सकता है, चाहे उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी भी क्यों ना हो। यह प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेही होता है। लोकतांत्रिक कार्य पद्धति में प्रतिनिधित्व क्यों महत्वपूर्ण होता है, इसके बारे में आप इसी पुस्तक के दूसरी इकाई में और विस्तार से जानोगे। शक्तियों का बंटवारा। संविधान के अनुसार सरकार के तीन अंग हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका में हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह होता है जो कानून को लागू करने और शासन चलाने का काम करते हैं। न्यायालयों में की व्यवस्था को न्यायपालिका कहा जाता है, जिसके बारे में आप इस पुस्तक के इकाई 3 में पढ़ेंगे। सरकार की किसी भी शाखा द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रावधान किया गया है, और इन सभी अंगों की शक्तियां एक दूसरे से अलग होती हैं। शक्तियों के इस बंटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर अंकुश रखता है, और इस तरह तीनों अंगों के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। इस अध्याय में राज्य शब्द का अक्सर इस्तेमाल किया गया है। ध्यान रखें, इसका मतलब राज्य सरकारों से नहीं है। जब हम राज्य शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो उसे हम
सरकार से भिन्न अर्थ में लेते हैं। सरकार की जवाबदारी होती है कि कानून बनाना और लागू कराना, लेकिन चुनाव के जरिए सरकार बदल सकती है। पर राज्य एक ऐसी राजनीतिक संस्था होती है जो निश्चित भूभाग में रहने वाले संप्रभु लोगों को प्रतिनिधित्व करती है। इस आधार पर हम भारतीय राज्य, नेपाली राज्य आदि की बात कर सकते हैं। भारतीय राज्य की एक लोकतांत्रिक सरकार है। सरकार या कार्यपालिका राज्य का एक हिस्सा होती है। राज्य का मतलब सरकार से कहीं ज्यादा व्यापक होता है, मतलब राज्य का मतलब सरकार से कहीं व्यापक होता है, उसे सरकार के स्थान पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ठीक है। संविधान सभा के सदस्यों को भय था कि कहीं कार्यपालिका इतनी ताकतवर ना हो जाए कि विधायिका के प्रति अपने दायित्वों की उपेक्षा ही करने लगे। इस आशंका को ध्यान में रखते हुए सभा ने ऐसे कई प्रावधानों को संविधान में शामिल किया जिनके जरिए शासन की कार्यकारी शाखा द्वारा की जाने वाली कार्रवाइयों की सीमित और नियंत्रित किया जा सके। बताइए कितने गौर से उन चीज को बनाया गया होगा, कितनी मेहनत से बनाया गया होगा। अपने शिक्षक के साथ चर्चा करें कि राज्य और सरकार के बीच क्या फर्क होता है। अभी अपन ने पढ़ा, इस चीज को दोबारा से उनके सामने पढ़ दीजिए। और क्या, चलिए अगला जानते हैं। मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार वाला खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा भी कहलाता है। औपनिवेशिक शासन ने राष्ट्रवादियों के दिमाग में राज्य के प्रति संदेह का भाव पैदा कर दिया है। इसलिए राष्ट्रवादी चाहते थे कि स्वतंत्र भारत में राज्य की सत्ता के दुरुपयोग से बचने के लिए कुछ लिखित अधिकार होने चाहिए। लिहाजा मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता में मनमाने और निरंकुश तरीके इस्तेमाल से बचाते हैं। और इस तरह संविधान राज्य और अन्य व्यक्तियों के समक्ष क्या करता है? व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है। ठीक है। विभिन्न अल्पसंख्यक समुदाय भी चाहते थे कि संविधान में ऐसे अधिकारों को शामिल किया जाए कि जो उनके समूह की रक्षा कर सके, है ना। फलस्वरूप बहुसंख्यकों से अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा का आश्वासन भी संविधान में दिया गया है। इन मौलिक अधिकारों के बारे में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि इनका दोहरा उद्देश्य है। पहला, हर एक नागरिक ऐसी स्थिति में हो कि वह उन अधिकारों के लिए दावेदारी कर सके, है ना। मतलब हर एक नागरिक ऐसी स्थिति में हो कि वह उन अधिकारों की दावेदारी कर सके। भैया इतना समझदार तो हो, इतना तो जान सके कि भैया समानता का मतलब क्या होता है। मतलब हर एक अधिकार को क्या करे वो आदमी जान सके, इसकी दावेदारी कर सके। और दूसरा, वे अधिकार हर उस सत्ता और संस्था के लिए बाध्यकारी हो जिन्हें कानून बनाने का अधिकार दिया गया है ना। दूसरा क्या है? वे अधिकार हर उस सत्ता और संस्था के लिए बाध्यकारी हो। वे अधिकार जो संस्था और सत्ता के लिए बाध्यकारी हो जो जिन्हें कानून बनाने का अधिकार दिया गया हो। मौलिक अधिकारों के अलावा हमारे देश में एक खंड नीति निर्देशक तत्वों का भी है। क्या है? एक खंड नीति निर्देशक तत्वों का भी है। संविधान सभा के सदस्यों ने यह खंड इसलिए जोड़ा था ताकि और ज्यादा सामाजिक और आर्थिक सुधार लाए जा सके। भाई खंड नीति जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो एक खंड में क्यों जोड़े गए थे? ताकि सामाजिक और आर्थिक सुधार जो है वो तेजी से लाए जा सकें। वे चाहते थे कि स्वतंत्र भारतीय राज्य जनता की गरीबी दूर करने वाले कानून और नीतियां बनाते हुए इन सिद्धांतों को मार्गदर्शन के रूप में हमेशा अपने सामने रखे। क्या करे? वे चाहते थे कि स्वतंत्र भारतीय राज्य जनता की गरीबी दूर करने वाले कानून और नीतियां बनाते हुए इन सिद्धांतों को मार्गदर्शन के रूप में हमेशा अपने सामने रखे। निम्नलिखित परिस्थितियों में से कौन से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है? अब बताना जरा है यहाँ पे किन किन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। यदि 13 साल का एक बच्चा कालीन के कारखाने में मजदूरी करता है, देखो 14 से कम वर्ष की उम्र के बच्चों को कहीं कारखानों में काम नहीं करना चाहिए, जेल लपेटा गया है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया? ये मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो गया। यदि किसी राज्य का कोई नेता दूसरे राज्यों के लोगों को अपने राज्य में काम करने से रोकता है, ये भी गलत बात है, रोक ही नहीं सकता। यदि किसी जन समूह को राजस्थान में तेलुगु माध्यम का स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी जाती है, ये भी गलत बात है। यदि सरकार सशस्त्र बलों में कार्यरत किसी अधिकारों को इसलिए पदोन्नति नहीं दे रही है क्योंकि वह अधिकारी महिला है। तो इन बातों से आप समझ सकते हैं कि ये सब इसीलिए बनाए गए भैया कि आप जान तो सको कि आपके पास क्या मौलिक अधिकार हैं और उन मौलिक अधिकारों की क्या जरूरत है। आइए सुनो, भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों के कुछ अधिकार आप सबके सामने। पहला, समानता का अधिकार, सब बराबर है ना।
कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं। इसका मतलब है कि सभी लोगों को देश के कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा। और इस अधिकार से यह भी कहा गया है कि धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। खेल के मैदान, होटल, दुकान इत्यादि सार्वजनिक स्थानों पर सभी को बराबर पहुंचने का अधिकार होगा। रोजगार के मामलों में राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं जिनके बारे में इसी किताब में हम आगे पढ़ेंगे। छुआछूत की प्रथा का भी उन्मूलन कर दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार, इस अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता, सभा संगठन बनाने की स्वतंत्रता, देश की किसी भी भाग में आने जाने और रहने तथा कोई भी व्यवसाय, पेशा या कारोबार करने का अधिकार शामिल है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, संविधान में कहा गया है कि मानव व्यापार, जबरिया श्रम और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है। मानव व्यापार नहीं कर सकते, जबरिया श्रम और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पे नहीं रखा जा सकता। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सभी नागरिकों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा और धर्म अपनाने, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। जी भर के अपने धर्म को मानो और उसका प्रचार प्रसार करो। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, संविधान में कहा गया है कि धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। देखो कितनी बढ़िया बात है। शैक्षणिक अधिकार के लिए, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, अपने अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति को बचाने के लिए और उसकी रक्षा के लिए क्या कर सकते हैं, कहीं पे भी अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो इस अधिकार का सहारा लेकर वह अदालत जा सकता है। संवैधानिक उपचार का अधिकार, यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो इस अधिकार के सहारे वो क्या कर सकता है, अदालत जा सकता है। आइए बढ़ते हैं धर्मनिरपेक्षता की तरफ। धर्मनिरपेक्ष राज्य वह होता है जिसमें राज्य अधिकृत रूप से किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता। और इसके बारे में हम अगले अध्याय में विस्तृत से पढ़ेंगे। अब आप इस बात को समझने लगे होंगे कि कभी कभी देश का इतिहास यह तय कर देता है कि देश का संविधान कैसा हो। संविधान उन आदर्शों को तय करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जिन्हें हम अपने देश और अपने प्रतिनिधियों के जरिए साकार करना चाहते हैं। जिस तरह फुटबॉल के नियम बदलते ही खेल बदल जाता है, उसी तरह जिन देशों के संविधानों में भारी बदलाव आ जाता है वहां देश का बुनियादी स्वरूप ही बदल जाता है। हम नेपाल में यह देख चुके हैं। वहां लोकतांत्रिक समाज बनाने की जरूरत के साथ ही एक नए संविधान की जरूरत भी पैदा हो गई। ऊपर हमने भारतीय संविधान के जिन आयामों का जिक्र किया है वे कई बार काफी जटिल दिखाई देते थे और उन्हें समझने में मुश्किल भी महसूस होती थी। लेकिन अभी आप इस बात में ज्यादा फिक्र ना करें। इस पुस्तक में बाकी अध्यायों में और अगली कक्षाओं में भारतीय संविधान के इन सभी पहलुओं के बारे में आप लगातार सीखते जाएंगे, ठोस रूप से उनके अर्थ जान पाएंगे। यहाँ पर अब देखो, ये इतना बड़ा संविधान की किताब जो लिख गई उस पर जो लोगों ने साइन करे थे, देखो कितना दिन, देखो महात्मा गांधी जी साइन कर रहे हैं, कितना बढ़िया। उपरोक्त तस्वीर में 24 जनवरी सन 1950 को संविधान सभा के विभिन्न सदस्य अपनी आखिरी बैठक में संविधान की एक प्रति पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। सबसे ऊपर वाले चित्र में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू दस्तखत कर रहे हैं। दूसरे चित्र में संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। सबसे निचले चित्र में दाएं से बाएं के क्रम में लोग दिखाई दे रहे हैं। श्री जयराम दास दौलतराम खाद्य एवं कृषि मंत्री, राजकुमारी अमृता कौर स्वास्थ्य मंत्री, डॉक्टर जान मथाई वित्त मंत्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री तथा उनके पीछे श्री जगजीवन राम श्रम मंत्री खड़े हैं। कितना बढ़िया एक दृश्य है जिनको अपन देख पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान में मूल कर्तव्यों का भी उल्लेख किया गया है। अपने शिक्षक की सहायता से पता लगाइए कि ये कर्तव्य कौन से हैं और लोकतंत्र में नागरिकों द्वारा इन कर्तव्यों का पालन करना क्यों महत्वपूर्ण है। 11 मौलिक कर्तव्यों में से प्रत्येक से संबंधित रेखाचित्र, तस्वीरें बनाएं और उन पर कविताएं, गीत लिखें और कथा तथा कक्षा में इन पर क्या करें, चर्चा करें।
तो दोस्तों जो अब पूरे चैप्टर को हमने पढ़ा, इस पूरे चैप्टर में हमने बहुत अच्छी बातों को जाना, बहुत सारी चीज़ों को समझा, हमारे देश के संविधान को जाना। और ये देश का संविधान हमें क्या सिखाता है? बहुत सारी चीज़ों को सिखाता है। हमने आज इन चीज़ों को क्या है, संविधान के माध्यम से जाना। अब देखो जरा, ये आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के बाद 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का कौन सा राज्य बन गया? 29वां राज्य बन गया। आओ शब्द संकलन में चलते हैं। सबसे पहला शब्द है मनमानापन। जब सब कुछ किसी के व्यक्तिगत फैसले या पसंद नापसंद से चलने लगता है तो उसे मनमाना कहा जाता है। जहां नियम तय नहीं किए गए हों या जहां फैसले का कोई आधार नहीं हो, उसे ही मनमाना कहा जा सकता है। आदर्श, जब कोई लक्ष्य या सिद्धांत अपने सबसे शुद्ध या सर्वश्रेष्ठ रूप में होता है, मतलब जब कोई लक्ष्य या सिद्धांत अपने सबसे शुद्ध या सर्वश्रेष्ठ रूप में होता है, उसे आदर्श कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदय 19वीं सदी में हुआ था। कब हुआ था? 19वीं सदी में हुआ था। और इस आंदोलन में हजारों मर्द औरत ब्रिटिश शासन से लोहा लेने के लिए एकजुट हो गए थे और सन 1947 में भारत की आज़ादी में परिणत हुआ। इसी वर्ष की इतिहास की पाठ्य पुस्तक में इस आंदोलन को आप और अच्छी तरह से पढ़ पाओगे। राज्य व्यवस्था, पॉलिटी। इसका आशय एक ऐसे समाज से है जिसकी राजनीतिक संरचना व्यवस्थित है। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। संप्रभु। यह अध्याय के संप्रभु में इस अध्याय के संप्रभु में स्वतंत्र जनता को संप्रभु कहा गया है। क्या कहा गया है? स्वतंत्र जनता को संप्रभु। मानव व्यापार। राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार विभिन्न चीजों की गैर कानूनी खरीद बिक्री को अवैध व्यापार कहा जाता है। मानव व्यापार को मतलब राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार विभिन्न चीजों की गैर कानूनी खरीद बिक्री को अवैध व्यापार कहा जाता है। इस अध्याय में जिन मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है उनके संबंध में अवैध व्यापार का मतलब औरत और बच्चों की गैर कानूनी खरीद फरोख्त से है, जिसे मानव व्यापार कहा जाता है। निरंकुशता। इसका मतलब सत्ता या अधिकारों के क्रूर और अन्यायपूर्ण इस्तेमाल से होता है। निरंकुशता क्या कहलाती है? इसका मतलब सत्ता या अधिकारों के क्रूर और अन्यायपूर्ण इस्तेमाल से होता है। तो ये पूरा जो चैप्टर था दोस्तों हमारे संविधान का, बहुत ही प्यारा चैप्टर था और इसे पढ़ने में हमें मज़ा भी आया। हमने आपको एक अच्छी सी बात भी कही, हमारे मोटिवेशन भी दिया। बहुत अच्छी क्लास के साथ इस चीज़ को आज कंप्लीट करता हूँ। और दोस्तों सभी लोगों से निवेदन करता हूँ, अपने इस चैनल को आगे तक बढ़ाएं, लोगों के पास शेयर करें, उन लोगों तक पहुँचाएं जिन्हें ज़रूरतमंदों को एनसीईआरटी पढ़ने की आवश्यकता है। इसके अलावा आप सभी लोग अच्छे रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। जब तक अपने पास कुछ खास नया नहीं है, आते हैं आराम से। जय हिंद, जय भारत।